मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि श्री प्रकाश मिश्र की एक बहुचर्चित कविता। कविता का शीर्षक है अकेली औरत। अकेली औरत सोचती है वो वृक्ष होती, अपने जड़ पर खड़ी, समयानुसार बढ़ती अपने तने पर फेंकती शाखें किस लय पात, हवा के साथ करती उत्पात। कभी सिर ताने कभी झुकाए माथ हो, फूलती देती फल समय से, वो औरत है। चाहे जीवन भर के संघर्ष से अपनी जड़ जमा भी ले, नहीं फूल सकती, दे सकती फल समय से। अकेली औरत सोचती है जब पूरा जीवन ही बीत जाता है अपनी जड़ जमाने में, तब कब फूले दे फल। और यदि समय से फूलने फल देने की इच्छा से फैल जाए किसी पर, तब कब जमाएगी अपनी जड़। अकेली औरत सोचती है फूलना फल देना जरूरी है कि जरूरी है खड़ा होना अपने पांवों पर। और अब सुनिए अकेली औरत श्रृंखला की अगली कविता। अकेली औरत तब अकेली होती है जब 1000 शाम अकेले बिताने के बाद, 1000 कदम किसी के साथ चलने के बाद, 1000 काम अपने मन का करने के बाद, 1000 हाथ अपने दुश्मनों के साथ आजमाने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता जिसकी तलाश में वो हंसती है, रोती है, चलती है, उदास होती है। ऐसा करते करते जब उसकी देह की धारा सूख जाती है, औरत अकेली पड़ जाती है। ऐसा करते करते जब उसकी देह की धारा सूख जाती है, अकेली औरत अकेली पड़ जाती है। और अब सुनिए अकेली औरत श्रृंखला की तीसरी कविता। अकेली औरत यूं ही नहीं जानबूझकर अकेली हुई थी। अकेली हुई थी क्योंकि उसने दुनिया को औरत या मर्द की निगाह से न देखकर पूरे मनुष्य की निगाह से देखा था और पाया कि इस दुनिया में अभियंत्रण में उसकी भूमिका ठीक वही है जो किसी भी मर्द की है। जबकि मर्द उसे बताते रहे कि चूंकि वो औरत है इसलिए उसकी भूमिका मर्द से भिन्न है। वो सोचती रही कि यदि मर्द और औरत दोनों के लिए लड़ सकता है तो भला औरत और मर्द दोनों के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। और इस क्यों को सत्यापित करने के लिए औरत बहुत कुछ त्याग कर निकल पड़ी जूझने। तो मर्द को लगा कि वो सबके लिए नहीं, सिर्फ औरत के लिए लड़ रही है, मर्द के खिलाफ लड़ रही है। तो मर्द ने उसका साथ छोड़ दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तब हुई जब औरत ने भी
उसका साथ छोड़ दिया और औरत अकेली पड़ गई। औरत अकेली पड़ गई, पर लड़ना नहीं छोड़ा। और अब अकेली औरत शीर्षक की अगली कविता। अकेलापन घुन है, चाट जाता है जीवन, पर अकेला होना भेड़िया धसान को खारिज कर कहीं सही होने का प्रमाण है। अकेली औरत इस तरह से अकेलापन और अकेलापन हो जाने में अंतर करती है। अकेली औरत इस तरह से अकेलापन और अकेला हो जाने में अंतर करती है, अकेलापन से बचती है, वर्ण करती है अकेला होना, सिर उठाकर चलने के लिए। और अकेली औरत शीर्षक की अगली कविता। अकेली औरत कभी भी अकेली नहीं होती, उसके साथ होता है डर। अकेली औरत कभी भी अकेली नहीं होती, उसके साथ होता है डर। डर उसकी रक्षा करता है, डर उसकी रक्षा करता है। और अब सुनिए श्री प्रकाश मिश्र की एक और छोटी कविता। शीर्षक है हमारी जिंदगी। नदी नहीं थी हमारी जिंदगी कि चट्टान आ जाए तो अगल बगल से बह जाए। चट्टान नहीं थी हमारी जिंदगी कि हर तूफान में अविचल खड़ी रहे। लोबान नहीं थी हमारी जिंदगी कि जले तो गंध पूरे वातावरण में फैल जाए। हमारी जिंदगी अनवरत लड़ाई थी, कभी पसीने के रूप में, कभी जमे खून के रूप में, कभी दाह के रूप में जिसमें धुआं नहीं उठता था। हमारी जिंदगी पहाड़ थी, नदी नहीं थी हमारी जिंदगी, चट्टान नहीं थी हमारी जिंदगी, लोबान नहीं थी हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी अनवरत लड़ाई थी, हमारी जिंदगी पहाड़ थी। और अब सुनिए श्री प्रकाश मिश्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता। यह कविता बहुत चर्चित रही। इसका शीर्षक है लाठी बाजार। खोखले सूरज के वर्दीधारी फरिश्ते लाठी बाजार में आज घुस आए हैं और कहते हैं लाठी को देखो, लाठी को देखो, वो सीधी है, सरल है, उसकी गांठों पर मत जाओ। उगती चाहे कितनी गहराई से हो, गहरे धंसती नहीं। लाठी को देखो, वो जब भी पड़ती है सही पड़ती है। लाठी को देखो, उसे खरीदो, तेल लगाकर रखो, पुश्त दर पुश्त काम आएगी। लाठी बाजार शीर्षक की एक और कविता। कैमूर की पहाड़ियों पर कई किस्म के गाछ उगते हैं, पर घास एक ही उगती है, लाठी की घास। उसका ठेका कोई लेता है, काटता कोई है, पर लाठी बनाने वाले लोग तय करते हैं। बांस को देखते ही उनकी आंखों में एक आकृति जन्म लेने लगती है और वो इंतजार करते हैं उनके अदरसा होने का। उनके हाथ खुजलाने लगते हैं एक धारदार लोहा के लिए जो इस आकृति को यथार्थ में तब्दील करे, हुर्रा गिरह को चिकना कर दे। फिर वो
आग में पकाते हैं, लोहे के सांचे में दबाते हैं, दो खिड़कियां डालकर घर्रा मारते हैं, दो नखिया डालकर घर्रा मारते हैं, तब कहीं लाठी सीधी होती है। वो जानते हैं लाठी की सही साइज हर आदमी के लिए, और यह भी कि वो किस बांस से निकलेगी। वो ये भी जानते हैं कि वो सही आदमी को सही लाठी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लाठी बनाते हैं, बेचते नहीं। बेचता है ठेकेदार, जो खूब जानता है कि लाठी की जरूरत गरीब को रहती है, पर पैसा धनी देता है। और अब लाठी बाजार की अगली कविता। विभिन्न रंगों और विभिन्न साइजों की लाठियां विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ रही थीं। किसी में थकरी बंधी थी तो किसी में दूध का डिब्बा, किसी से सतरंगे गुब्बारे बंधे थे तो किसी से मूछों का झब्बा। तभी हड़कंप मच गया। पता नहीं किसी ने पुष्ट कद लाठी वाली का नितंब टीप दिया था, कि किसी नवजात का कजरौटा किसी ने झटक लिया था। हर वस्तु को बड़ी ललचाई निगाह से देखने के बाद किसी बनवासी छोकरे ने अपनी निकर के चिथड़े से निकाल किसी की हाइड्रोसील जैसी छाती में, किसी की हाइड्रोसील जैसी छाती में पुरानी ब्लेड दे मारा था, कि किसी गधे ने पेशाब कर दिया था। ना मालूम क्या हुआ था कि लाठियां तला तल बरसने लगी, ताबड़तोड़ लहरा लहरा कर। किसी का कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन तक जब अखबार नवीसों ने बात फैलाई कि 10-12 सिर गर्दनों पर नहीं रहे, 20-25 सिर गर्दनों पर तो रहे पर गर्दन वाले नहीं रहे, 50 और जाने वाले हैं, वैसे मरहम पट्टी का पक्का इंतजाम पास के कस्बाई अस्पताल में कर दिया गया है। महामंत्री ने अपने राहत कोष से 150 हर मृतक हर घायल के रेट से बांट दिया था, और लाठी चलाने के कारण का पता लगाने के लिए आयोग बैठा दिया था, जो यह भी बताता कि लाठी से बचने का भला क्या उपाय हो सकता है। लोगों से अपील है कि वो राहत की सांस लें। गनीमत है कि गोले नहीं गिरे, गाज नहीं गिरी, सिर्फ लाठियां बरसी। आपका अपराध ही ऐसा है। लाठी लेकर लाठी बाजार में क्यों गए? और अब सुनिए लाठी बाजार शीर्षक के अंतर्गत कविता का अगली कविता। पतली लाठी हरखू के हाथ में थी, और उसका निशाना हल में जुते बैल का अंडकोश था। उससे थोड़ी मोटी लाठी बाबू के हाथ में थी, और उसका निशाना हरखू की पीठ था। एक खूब मोटी लाठी दबंगे के हाथ में थी, और उसका निशाना बाबू की जेब थी। यह कितनी अजीब बात है कि लाठी की निगाह में अंडकोश, पीठ और जेब एक थी। और यह कि लाठी की मोटाई के अनुसार उसका निशाना बदल जाता था, और बदल जाते थे उसका इस्तेमाल करने वाले हाथ। वो जानते हैं लाठी से कोई फूल नहीं खिलता। वो जानते हैं लाठी से कोई फूल नहीं खिलता, पर यह लाठी
जरूर कोई गुल खिलाएगी, पर ये लाठी जरूर कोई गुल खिलाएगी।